नमस्कार दोस्तों, LCM ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्रमबद्ध इतिहास को पढ़ रहे हैं। क्रमबद्ध इतिहास में अंग्रेज़ों के आगमन में ये तीसरा पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं और तीसरे पार्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और यही पार्ट जो है एक ऐसा पार्ट है जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत में अंग्रेज़ किस प्रकार से भारत को अपने कब्जे में लिए हैं। यहाँ पे आप देखें, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि जो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन की वो शादी हुई ताकि दोनों के बीच जो है आपसी संबंध जो है बरकरार रहे और लाभ कमाने में ज़्यादा नुकसान न हो और सभी लोग जो है वहाँ जो यूरोपीय कंपनियां हैं अंग्रेज और पुर्तगाल की भारत से अधिक लाभ कमाएं। ठीक, ये अपने अपने हिसाब से चल रहे थे कि भारत को किस हिसाब से हम सबसे अधिक लूट सकते हैं, सबसे अधिक कंगाल कर सकते हैं और सबसे अधिक यहाँ से धन बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेज लोग पहले से ही जब कोई कदम, मैं पहली क्लास में ही आपको ये बताया था कि अंग्रेज जब भी कोई नीति बनाते थे तो बहुत दूर दृष्टि रख करके वो बनाते थे। वो लोग भविष्य को देख करके बनाते थे क्योंकि पूरे भारत पे उन लोगों को कब्जा करना था और पूरे भारत पे कब्जा करके भारत में जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी उस कंपनियों को भारत से बाहर भी निकालना था। और बाहर जब निकालना था तो ये तभी संभव है जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक से अधिक लाभ मिले, ताकि उसी लाभ के माध्यम से ही वो लोग धन खर्च करके, सेना जो है पे पैसा खर्च करके, हथियारों पे पैसा खर्च करके, अधिक से अधिक पैसा खर्च करके बाकी सारी कंपनियों को बाहर भगा दे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि इनको व्यापार में, बिजनेस में, वाणिज्य में अधिक से अधिक धन मिले और इसी दिशा में लोग चल रहे थे। ये लोग आप देखेंगे, भारत जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ठीक, बीच में आप लोग जानते ही हैं कि विंध्य की पहाड़ी है। जब ये सब दौर चल रहा था, अंग्रेजों के आगमन का दौर चल रहा था दोस्तों, तो ये हमारा अखंड भारत था। ये न कोई बांग्लादेश था और न कोई पाकिस्तान था। सब हम लोग भारतीय थे और सब भाई भाई थे और मिल करके जो है कोई काम को करते थे। आज के उर्दू डेट में पाकिस्तान भी अलग हो गया और बांग्लादेश भी अलग हो गया और अलग करने के पीछे जो कारण जिम्मेदार है वो अंग्रेज़ों की नीतियां ही जिम्मेदार है। इसको आप लोग आगे देखेंगे। फिलहाल में यहाँ हम देखते हैं कि अब अंग्रेज़ों की अगली रणनीति क्या हुई कि भारत में हम लोगों को अधिक से अधिक जो है शक्ति मिले। यहाँ पे आप देखेंगे कि अंग्रेज लोग ये जानते थे कि दक्षिण भारत में तो हमारी दाल गलने वाली है नहीं। उत्तर भारत में अभी तक महत्वपूर्ण यूरोपीय कंपनियां आई नहीं है और अंग्रेज उत्तर भारत में आए थे तो जाहिर सी बात है कि मुगल दरबार में या उत्तर भारत में इनकी शक्ति का विस्तार हो रहा था और बाकी का काम सर टॉमस रो को कर दिया था। सर टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में बैठा था, 3 वर्ष तक बैठा था दोस्तों, और 3 वर्ष तक सारी सूचनाएं इंग्लैंड को भेजता रहता था। और ये लोग जो काम करते थे अंग्रेज लोग, ये लोग कभी एक काम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते थे। एक तरफ जहां सर टॉमस रो यहाँ से व्यापारिक लाभ कमाने के लिए अनुमति प्राप्त किया मुगल दरबार से, वहीं दूसरी तरफ वह जो है जो हर प्रांतों की स्थिति, हर प्रांतों की कंडीशन, कहाँ पे विद्रोह है, कहाँ से लगान जा जाता है, इसकी भी सूचना इंग्लैंड को भेजता रहता था। अब अंग्रेजों को यह पता हो गया था कि यदि हमको अपने शक्ति में विस्तार करना है तो हमको पूरे बंगाल पे कब्जा करना होगा, लेकिन अचानक में हम बंगाल पे कब्जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उत्तर भारत में जो साम्राज्यवादी शासन चल रही है उसमें मुगल शासकों का दबदबा है, वो बहुत शक्तिशाली हैं और हम जो है इतनी दूर से आए हैं, अगर उनके साथ युद्ध करेंगे, उनके साथ बगावत करेंगे, बंगाल को छीनने की कोशिश करेंगे तो वो हमको यहाँ से भगाने में जो जरा भी देर नहीं करेंगे क्योंकि उनके मुकाबले
मुकाबले हमारी शक्ति बहुत कमज़ोर है। इसलिए अंग्रेज जो है चालाकी के साथ कूटनीति करते हैं और धीरे 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 किस तरह से बंगाल को अपने कब्जे में लेते हैं, इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, बंगाल उस समय आय का प्रमुख स्रोत लगान माना जाता था। लगान से जो भी पैसा वसूला जाता था वहीं जो है उस राज्य में खर्च किया जाता था, और लगान उन्हीं क्षेत्रों से अधिक मिल सकता है जहां उपजाऊ भूमि हो, जहां खेती हमेशा होती हो, जहां बारिश हमेशा होती हो। आज की तरह उस समय नलकूप तो था नहीं दोस्तों, आज की तरह जो है नहर भी नहीं खुदाई हुई थी, और इसलिए ज़्यादातर जो है खेती बाड़ी वर्षा पर निर्भर होती थी, ठीक, या नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बंगाल वाला एरिया है, थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए। देखिए इतिहास, भूगोल और इतिहास को जब तक मिला के नहीं समझेंगे दोस्तों तब आपको रटना पड़ जाएगा, और रटी हुई चीज़ दिमाग में ठहरती है नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी और ढेर सारी गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक, यहाँ पे मिलती है। और इस कारण से नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है, इसके कारण बंगाल की उर्वरता बहुत बढ़ गई थी। और अंग्रेज भी इस चीज़ को देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो राजस्व वसूला जाता है मुगल दरबार में, वह सबसे ज़्यादा बंगाल से ही आता है। इसलिए उनका मानना यह था कि किसी तरह हमको बंगाल में अपना वर्चस्व उठाना है। तो वर्चस्व बनाने के लिए बंगाल में ये लोग बंगाल के सूबेदार से संपर्क किए। उस समय किस समय 1691 ईस्वी में 1691 ईस्वी में बंगाल का जो सूबेदार था वो था शाह सूजा। शाह सूजा नाम सुने होंगे दोस्तों। ये वही शाह सूजा है जो शाहजहां के वृद्धावस्था मरणासन्न अवस्था में यह उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा था। आपको पता होगा कि जब शाहजहां का अंतिम समय आता है, वह अपने बिस्तर पर लेटता है और वह मरने वाला होता है, तो मरने से पहले ही उसके 3 पुत्र दारा, शाह सूजा और औरंगजेब, ये तीनों आपस में ही लड़ बैठते हैं कि मुगल बादशाह जो है हम बनेंगे। और इस कारण एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है और तीनों में उत्तराधिकार के युद्ध जो है जीत करके और औरंगजेब गद्दी पे बैठता है। ये आप लोग उसमें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में। ये वही शाह सूजा है। जब 1691 ईस्वी था तो उस समय शाह सूजा ही जो है, उस समय राजकुमार होते थे मुगल दरबार में, तो राजकुमारों को एक एक प्रांत दे दिया जाता था कि पूरे प्रांत की जिम्मेदारी तुम्हारी है और वहाँ से राजस्व वसूल करके मुगल दरबार में वहाँ पे लाया करो। तो एक एक प्रांत सबको दे दिया गया था। तो उस समय 1691 में बंगाल का सूबेदार जो है शाह सूजा था। अब शाह सूजा जब बंगाल का सूबेदार था तो कंपनी जो है शाह सूजा के पास गई और कही कि हुजूर, हम जो है व्यापार वाणिज्य को थोड़ा सा बंगाल में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह बिना आपके अनुमति की नहीं हो सकता। अगर आप जो है हमको अनुमति दे दें तो हम जो है व्यापार वाणिज्य जो है को करेंगे और बदले में हम आपको टैक्स भी देंगे। तो शाह सूजा कहा कि ठीक है। जो है शाह सूजा 3000 रुपये वार्षिक, 3000 रुपये वार्षिक लेकर के यह पूरे बंगाल में कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। दोस्तों, अंग्रेज लोग जानते थे कि एकाएक हम जो है सारी चीज़ मांगे तो नहीं मिलेगा। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं और प्रार्थना को करते हैं और इस प्रार्थना के जवाब में शाह सूजा अनुमति दे देता है। हालांकि यह अनुमति बंगाल में लागू नहीं हो पाती है, लेकिन सबसे पहले दिया शाह सूजा ने ही। इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में सर्वप्रथम कर मुक्त व्यापार को करने की अनुमति कंपनी
को किसने दिया? तो सबसे पहले शाह शुजा ने दिया। इसके बाद जो है दोस्तों कंपनी धीरे धीरे अपना व्यापार करती रहती है और आगे की रणनीति बनाती रहती है। धीरे धीरे आ जाता है क्या? 1698 ईस्वी। 1698 ईस्वी आ जाता है और उस समय शाह शुजा के स्थान पे बंगाल का सूबेदार कौन बनता है? अजीमुस शान बंगाल का सूबेदार बनता है अजीमुस शान। और जब अजीमुस शान बनता है तब कंपनी जो है अजीमुस शान के पास जाती है और वहाँ पे अजीमुस शान को अपने बातों में फंसाने का प्रयास करती है। कंपनी के लोग बहुत चालाक थे। शुरू से ही आप देखेंगे जब जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आया था तो वहाँ पर भी भाषाई कूटनीति का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर भी अजीमुस शान को ये लोग बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। और अजीमुस शान से जो है 3 गांव कौन कौन? सूतानाती, कोलाकाता उस समय इसका नाम नहीं था, कालीकाता था। सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। ठीक, कंपनी अजीमुस शान को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं और सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर ये 3 गांव की जमींदारी कंपनी जो है अजीमुस शान से लेने में कामयाब हो जाती है। और जो है अजीमुस शान कंपनी को इन 3 गांवों की जमींदारी दे देता है, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। आप समझ सकते हैं, एक जब वो लोग आए थे तो एक व्यापारी के रूप में आए थे, अब धीरे धीरे क्या करने लगे? जमींदारी करने लगे। मतलब इनका उद्देश्य केवल व्यापारी बनकर के रहना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य पूरे बंगाल पे कब्जा करना है। लेकिन शुरुआत वो को करते हैं धीरे धीरे। अब 3 गांव की जब जमींदारी मिल गई तो कंपनी ने इन 3 गांवों की जो जमींदारी थी वो तो अपना वसूली रही थी और इसको जो है जाब चारनाक को कंपनी जो है जाब चारनाक को, उस समय बहुत बड़ा वास्तविक था। जाब चारनाक से कंपनी कही कि ऐसा है जाब चारनाक कि ये जो 3 गांव है इसको इस तरह से बसाओ, इस तरह से सेट करो कि ये तीनों मिलकर के एक शहर बन जाए और ऐसा शहर जिससे हमको बहुत फायदा हो, हमारे वाणिज्य व्यापार का केंद्र बन जाए। और इसलिए जाब चारनाक जो है इन 3 गांवों को मिला करके एक शहर बसाता है और शहर का नाम क्या रखता है? कलकत्ता। जी हाँ दोस्तों, यही जाब चारनाक कलकत्ता का निर्माता होता है और ये कलकत्ता जो है सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर 3 गांवों को मिला करके कलकत्ता बसाया जाता है। और जब कलकत्ता बसा दिया जाता है तो इसी कलकत्ता में एक किला बनाया जाता है और उस किले का नाम होता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला यहाँ पे बनाया जाता है। और जब फोर्ट विलियम की किला बनाया जाता है तो इसी फोर्ट विलियम किला को ही 1700 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय बना दिया जाता है। 1700 ईस्वी में इसी क्या बनाया जाता है? कंपनी का मुख्यालय बना दिया जाता है। मतलब अब इसी फोर्ट विलियम किले के अंदर ये लोग अपनी सेना रखने लगे, अपना हथियार रखने लगे। और जब उनसे कोई झगड़ा करेगा, कोई आंख दिखाएगा तो इसी सेना का, इसी हथियार का इस्तेमाल करके अपनी ताकत का एहसास कराते थे। ये इन लोगों का देखिए धीरे धीरे व्यापारिक रूप में आए, फिर जमींदार बने, फिर अब सेना भी रखने लगे, फिर अब सेना भी रखने लगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये लोग
कैसे बढ़ रो रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आ जाता है 1717 ईस्वी, 1717 ईस्वी। अपना ये लोग देखिए धीरे धीरे इनकी की प्रक्रिया बढ़ रही है, अपनी जाल फैला रहे हैं, पूरे भारत को कब्जे में ले रहे हैं। और इस तरह से 1717 ईस्वी में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है दोस्तों। उस घटना को ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। 1717 ईस्वी में जो मुगल बादशाह था वो कौन था? फारूक सियर। फारूक सियर नाम सुने होंगे। जो मुगल बादशाह था फारूक सियर था। और फारूक सियर को एक फोड़ा हो जाता है। फारूक सियर को एक बहुत खतरनाक फोड़ा हो जाता है। और वह फोड़ा ऐसा होता है कि सारे उसके दरबारी वैद्य, सारे डॉक्टर सब उसका इलाज करते करते थक जाते हैं, लेकिन फोड़ा बढ़ता तो चला जाता है। फारूक सियर डर जाता है, उसकी जान खतरे में हो जाती है। और यह सूचना मिलता है अंग्रेजों को, यह सूचना मिलता है कंपनी को। कंपनी किसी भी ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहती है दोस्तों। इसलिए जब उसको पता चलता है कि फारूक सियर को इस प्रकार की समस्या है, तो कंपनी जो है 1717 ईस्वी में एक प्रतिनिधि मंडल भेजती है। एक प्रतिनिधि मंडल भेजती है फारूक सियर के दरबार में। और इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य यही रहता है कि किस तरह से हम इसका इलाज करके, मुगल बादशाह का इलाज करके इसको प्रसन्न करें, और प्रसन्न करके इससे और भी अधिक मात्रा में हम अनुमति यहाँ से लें, ताकि हमको अधिक से अधिक लाभ मिले। और इस प्रतिनिधि मंडल में ये लोग एक सर्जन को भी लेके आए थे, उसका नाम था हैमिल्टन। जी हाँ दोस्तों, हैमिल्टन नाम का सर्जन इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल था। और कंपनी के लोग जो है हैमिल्टन से कहे थे कि तुम्हारे ऊपर सारा दारोमदार है। यदि तुम जो है फारूक सियर का फोड़ा ठीक करने में कामयाब हो गए तो बाकी तो हम लोगों के ऊपर है। हम लोग अपने बात में फंसा करके उसे बहुत अधिक मात्रा में अनुमति लेकर के यहाँ से लाभ ले पाएंगे। और हैमिल्टन जो है इलाज स्टार्ट करता है दोस्तों। और जब हैमिल्टन इलाज स्टार्ट करता है तो वह जो है फारूक सियर के फोड़े का इलाज सफल कर देता है। और जब सफल इलाज कर देता है तब जो है फारूक सियर इतना प्रसन्न होता है कि भाई पूछना ही नहीं है। वो अब ये कहने लगा, कंपनी का जो है ये खुदे गुणगान करने लगा कि यदि आप न होते तो पता नहीं हम जिंदा भी रहते या नहीं जिंदा रहते। हमारी ज़िंदगी आपकी अमानत है, बताइए आपको क्या इनाम चाहिए। कंपनी ने कहा, देखिए कंपनी कहती है कि हुजूर हम तो आपको सेवक है, आपने हमको व्यापार करने की अनुमति दी है, और हम यदि आपकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर आपके यहाँ रहने से क्या फ़ायदा। इस प्रकार की बहला फुसला करके मीठी मीठी बात करके दोस्तों जो फारूक सियर से कंपनी जो है कहती है कि अगर आप प्रसन्न ही हैं, हमको इनाम आप देना ही चाहते हैं, तो हुजूर हमारी एक छोटी सी विनती है। देखिए विनती छोटी सी करते हैं लेकिन जो है लाभ बहुत अधिक ले लेते हैं। छोटी सी विनती है, तो विनती के क्या है उनकी विनती ये है कि हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने की छूट दे दिया जाए। अब जो है फारूक सियर उस समय देखे दोस्तों जो मुसीबत में काम देता है, अगर जिंदगी आपकी फंसी हुई है तो जो आपका जो है जिंदगी बचा दिया उसको आप सोचेंगे कि यही हमारे लिए भगवान है। लेकिन दोस्तों देश या जो है राजसत्ता के पद पे रहते हुए अपनी व्यक्तिगत जो है जिंदगी को लेकर के देश का सौदा नहीं करना चाहिए। यही चूक हो गई फारूक सियर से। वह व्यक्तिगत जो है अपनी जिंदगी को लेकर के यह आगे तक सोचा नहीं, और कंपनी के नाम एक फरमान जारी किया दोस्तों, एक फरमान जारी किया। और इस फरमान में क्या लिखा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों में आज के बाद कंपनी कोई कर नहीं देगी और वह जो है कर मुक्त व्यापार करेगी। यह फरमान जो है फारूक शेयर कंपनी को दे दिया। अब सोच लीजिए कि केवल बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार और उड़ीसा, ठीक, ये पूरे तीनों जिला में कर मुक्त व्यापार, तीनों प्रांतों में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों, इसी में एक और फरमान जारी करता है कि अब ये कहा कि अभी तो तुमने जो मांगा वो हम दिए, अब हम अपनी तरफ से कुछ इनाम देना चाहते हैं। तो इनाम क्या देता है दोस्तों, वो कहा कि तुम्हारा जो बंबई में टकसाल बना है, जहां तुम सिक्के छापते हो, जहां सिक्के बनाते हो, वह जो बंबई में तुम्हारा बनाया गया सिक्का है, बंबई टकसाल का जो बनाया गया सिक्का है, वह सिक्का जो है पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य होगा, पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य होगा और उसे वैध माना जाएगा, उसे वैध माना जाएगा। दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि यह जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरी तरह कर मुक्त व्यापार की जो है जो फरमान जो जारी कर दिया और सिक्का को अपने यहाँ अनुमति दे दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ होता है दोस्तों। सिक्का आप लोग देखे होंगे, जो मुद्रा होती है पूरे विश्व में आप देखेंगे कि डॉलर और रुपए का जो कीमत होती, निर्धारण होती, किस तरह से उतार चढ़ाव होता है। यही चीज़ उस समय हो गया। धीरे धीरे कंपनी का सिक्का मजबूत होता चला गया और भारतीय मुद्रा कमजोर होता चला गया और इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था पे कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और यहां धीरे धीरे औपनिवेशिक आर्थिक उपनिवेश की दिशा में जो है चल पड़े थे और जो है कंपनी का जो उद्देश्य थे वो धीरे धीरे सफल होता दिखाई दे रहा था। और इन्हीं दोनों फरमान के चलते ही कंपनी भारत में अपनी जड़ जमाई और इसीलिए कंपनी ने इन दोनों फरमानों के ही अपने लिए क्या माना, मैग्ना कार्टा माना, क्योंकि यही वो फरमान है जिसके कारण जो है कंपनी पूरे भारत में अपने आप को प्रभुसत्ता के रूप में लाई, आप अपनी प्रभुता दिखाई और धीरे धीरे ये उत्तर भारत से दोस्तों आप देखेंगे कि अब इनका विस्तार अब धीरे धीरे होता ही चला जाता है। हमारे अयोग्य जो है बादशाह जो दूरदृष्टि नहीं रखते हैं, वो जो है इस प्रकार की फरमान जारी कर दिए। उनको खुद नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा, इस देश का भविष्य क्या होगा। इस तरह से अब अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अब अगली जो अब आगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या को करती है और किस तरह से इस देश को और ज़्यादा जगड़ती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप कोई सलाह देंगे तो आपकी सलाह को सिरोधार्य किया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सके। जय हिंद, जय भारत।